हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। सो इसी के रिगार्डिंग आज हमारी सीटेट एसएसटी की 12th क्लास है, ठीक है। इससे पहले आपकी 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट एसएसटी 2011 से 24 ऑल पीवाईक्यूज, ठीक है। सो 2022 से 23 के ऑनलाइन वाले सारे पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड उसके बाद जो है आपका 2 पेपर जो है ऑफलाइन हुए, एक 20 अगस्त 2023 को, दूसरा आपका हुआ 21 जनवरी 2024 को। दोनों पेपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और आज अब हम ये जो न्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है इसमें मैं आपको 2021 से 22 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड कर रही हूँ। सो मैं आपको सिर्फ जो है कंटेंट के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ एसएसटी के। 40 क्वेश्चंस कंटेंट से और 20 क्वेश्चन आपके एसएसटी पेडागोजी से आते हैं। तो कंटेंट वाला पोर्शन जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आई होप कि आपके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और आप लोगों को जो है मेरा आंसर बताने से पहले खुद को देखना है कि आप उस आंसर क्वेश्चन को राइट कर पा रहे हैं कि नहीं। कितने क्वेश्चन टोटल आप राइट कर पाए हैं ये जरूर कमेंट करना। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक कर देना। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में? सो करेक्ट आंसर इसका है 2 मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको जो है इनको क्रम में लगाना है, यानी कौन पहले किस राजा का शासन था, उसके बाद किस राजा का, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जो आपका आया था वो कौन आया था? श्रीगुप्त आया था, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था? समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, और लास्ट में आपका आया था स्कंदगुप्त, ठीक है। सो पहले आपका फर्स्ट आएगा, उसके बाद आपका समुद्रगुप्त यानी कि फोर्थ आएगा। तो फर्स्ट फोर्थ इसमें तो नहीं है, ना इसमें है, ना ऑप्शन नंबर 3rd में है। 4 करेक्ट हो जाएगा। पहले फर्स्ट आएगा, फिर 4 आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला कथन क्या है? अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। तो बिल्कुल सही है, अल बरूनी के बारे में कथन। कारण क्या है? गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं और ये इसका सही कारण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिस्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो आपको बताना है कि पिस्तक होता क्या है। 40 खम्भों का सभा भवन, मेहराब द्वार प्रवेश द्वार, या फिर मेहराब दार प्रवेश द्वार, या फिर 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, या फिर आयताकार अहाते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेहराब दार प्रवेश द्वार। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित को हाल की अवधि से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब उल्टे क्रम में आपको इसको लगाना है, ठीक है। सो पहला है ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, लास्ट है आपका बौद्ध धर्म का उदय। सो करेक्ट यहाँ पर आपको बताना है, इनको ऑर्डर में लगाना है आपको, ठीक है। सो सबसे पहले आपका आएगा मौर्य साम्राज्य का उत्थान, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका बौद्ध धर्म का उदय, उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ण व्यवस्था का उदय, और लास्ट में फिर आपका आ जाएगा ऋग्वेद की रचना, ठीक है। क्योंकि हमें उल्टे क्रम में लगाना था, इसीलिए। अगर हमें सीधे क्रम में लगाना होता तो पहले ऋग्वेद की रचना आती, फिर आपका वर्ण व्यवस्था का उदय आता, फिर हमारा बौद्ध धर्म का उदय आता, लास्ट में मौर्य साम्राज्य आता। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कथन 2 कथन है आपको यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला है, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के हिस्से शामिल हैं, ये बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। बी क्या है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। सो यहाँ पर करेक्ट आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, संबंध भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चोल शासन में भूमि के प्रकार को सही विकल्प के साथ सम्मिलित कीजिए। ये भूमि के प्रकार हैं, आपको जो है इनसे मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। सो अगर इसमें से आपको एक भी पता है तो आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको करके देखते हैं। देखिए आपका जो वेमल्लन वगाई है ये किससे रिलेटेड होगा? ये आपका रिलेटेड होगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ठीक है। तो ए का 3rd होने वाला है, और ए का 3rd आपका 1 में तो नहीं है तो ये गलत हो गया, 2 में है तो ये सही हो सकता है, 3 में है तो ये भी सही हो सकता है। एक 4 चेक कर लेते हैं, 4 में नहीं है तो 4 तो गलत हो गया, ठीक है। तो 2 या 3 में से ही कोई हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर ब्रह्मदेह। तो ब्रह्मदेह आपका क्या होता है? ब्राह्मणों को पार में दी गई भूमि होती है ब्रह्मदेह, ठीक है। सो बी का आपका यहाँ पर 4th है। बी का 4th देखिए 2 में भी है, 3rd में भी। तो आगे और चेक करते हैं। अगर मैं सी की बात करती हूँ, शाला भोग क्या होता है? तो ये आपका किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि जो हम देते हैं उस भूमि को हम शाला भोग कहते हैं। तो सी का आपका 2nd हो जाएगा। सी का 2nd आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, 3rd में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं 8। कथन और कारण, आपको 2 कथन और कारण दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है? 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण क्या है? देखिए आपका यहाँ जो कथन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कारण भी देख लेते हैं। बंगाल की दीवानी
मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदें। बिल्कुल सही बात है। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। तो दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही हैं आपके, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको गलत करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, 1927 से 1935 के बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण क्या है, अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। तो आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए आपका यहाँ पर कथन तो सही है, लेकिन जो कारण है ना वो सही नहीं है, इसीलिए आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है और आर आपका क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो ये आपके कुछ आंदोलन हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ नेता हैं। तो आपको बताना है कि कौन से समाज से रिलेटेड हैं आपके, ठीक है। सो बहुत इजी है ये, मुझे लगता है सबको पता होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो डी का आपका सेकंड होने वाला है, और डी का सेकंड आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है और 4 में है। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ज्योतिबा फुले ने। बी का आपका फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये बहुत ईजी रहा होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है। सत्यशोधक की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन रॉय ने, और मटुआ पंथ किससे रिलेटेड है, हरदास ठाकुर से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राष्ट्रवाद के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, ए और बी। बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। पहला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका जो ए है वो सही है, ठीक है। बी है अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो बी जो है आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है किंतु बी आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन क्या है और कारण देखते हैं। कथन है, अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कारण क्या है, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो कथन भी सही है, आपका कारण भी सही है, ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, राज्यों के गठन के संदर्भ में आपको कथन और कारण दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के जो लोग हैं अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। सो आपको यहाँ बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका ए भी सही है और कारण कथन दोनों ही सही है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में आपको कथन दे रखे हैं, आपको सही कथन का चयन करना है। ये क्या है, हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की ऊष्मा और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। बी क्या है, उर्सा मेजर तारा मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। सी क्या है, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। डी क्या है, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका ए सही है, बी सही है, डी भी सही, लेकिन सी आपका यहाँ पर गलत है। ध्रुव तारा बार बार अपना स्थान बदलता रहता है, ये ऐसा लिखा है लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करता है वो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, बी, डी करेक्ट होने वाला है, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोब के बारे में देखिए, ग्लोब इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में पढ़ते जाना है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ग्लोब के बारे में अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो क्वेश्चन फिलहाल देख लेते हैं। ए क्या है, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक मॉडल लघु रूप है। बी, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। सी है, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। डी क्या है, यह स्थिर और ना घूमने वाला है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ए, बी, सी सही है, लेकिन डी आपका जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटबंध की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पढ़ना है, कई बार रिपीट हो रहा है। शीत कटबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटबंध क्या होता है, उष्ण कटबंध क्या होता है ना, तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, आपको इनमें से पहचानना है कि किसके बारे में इन चारों में से बात हो रही है, ठीक है। सो पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, कथन दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। बी क्या है, इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। सी क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुवव्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवव्रत के बीच वाले क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये बात हो रही है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध की, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 ई पर स्थित है। ई का मतलब यहाँ पर क्या है, ईस्ट से है, ठीक है, यानी कि पूर्व से है, ठीक है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनिच
ग्रीनिच समय जो है आपका कितना है, ग्रीनिच मीन समय है आपका 1 PM। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे करवाने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना स्टार इस पर लगाओ ना उतना कम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 6:30 PM, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ईस्ट लिखा है, पूर्व, और एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर आपका पश्चिम लिखा होता है यानी वेस्ट लिखा होता है, ठीक है। सो आपको मैंने दोनों ही एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखे हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। किस प्रकार के वन में नरम कास्ट वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं। तो आपको वन का प्रकार बताना है कि कौन से वन में जो है ये चीड़ और देवदार के पेड़ वृक्ष जो है उगते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये आपके शंकुधारी वनों में उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए ये आपका सही है। कारण क्या है, वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये देखो ये किसी अलग चीज़ की बात हो रही है ना, ये इससे रिलेटेड है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपकी महासागरीय कुछ धाराएं दे रखी हैं और ये आपका दूसरा कॉलम है। आपको जो है इससे मैच करना है कि कौन सी धाराएं जो है किस तरीके से प्रभावित होती हैं, किस तरीके से गति करती हैं, ठीक है। सो अगर आपको एक भी आंसर पता है तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ठंडी महासागरीय धाराएं ये क्या होती हैं, तो ये ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। तो ए का जो है आपका 4th होने वाला है, और ए का 4th देखिए किस ऑप्शन में वो देखते हैं। तो देखिए पहले में तो नहीं है तो ये गलत, दूसरे में भी नहीं है तो ये भी गलत। नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड में भी नहीं है तो ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा 4, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, है ना। अगर आपको एक पता है, देखिए आप आगे आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग मैचिंग को देख करके डर जाते हैं। मैचिंग्स तो बहुत ईजी होती हैं। ऑप्शन को देखिए, आपको जो भी पता है ना बस उसी को पकड़िए और उसको मैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ज्वार-भाटा। तो ज्वार-भाटा जो है क्या है, तो ज्वार-भाटा क्या होता है, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार-भाटा कहलाता है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको मान लीजिए पहला वाला आपको नहीं पता था, लेकिन ज्वार-भाटा तो मुझे लगता है सभी जानते होंगे, तो बी का सेकंड हो जाएगा। अब बी का सेकंड चेक करिए कौन सा ऑप्शन में है, इसमें तो है नहीं तो ये गलत, इसमें नहीं है ये भी गलत, इसमें नहीं है ये भी गलत। तो यहाँ से भी आप अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी तरंग देखते हैं। तरंगों का फर्स्ट हो जाएगा आपका, और गर्म महासागरीय धारा 4th हो जाएगा। ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, ठीक है। और तरंगें महासागरीय सतह पर लगातार जल का उठना और गिरना तरंगी होते हैं, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैचिंग्स आपसे जो है गलत नहीं होंगी। आपको यहाँ पर चयन करना है, सही विकल्प चुने। मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं इसमें से कौन सी हैं, ग्रही हवाएं, मौसमी हवाएं, स्थायी हवाएं या फिर स्थानीय हवाएं। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मौसमी हवाएं, ठीक है। नेक्स्ट फिर से देखिए ये जो है आपका मैचिंग आ चुका है, और मैचिंग ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी भी है। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, मैं आपको यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ। जितने स्टार लगाओ ना इस क्वेश्चन पर भी उतने कम है। कई बार आपसे जो है ये वायुमंडल की लेयर यानी वायुमंडल की परतों के बारे में पूछा गया है। कई बार इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं, कई बार इनकी परतों की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर परतें दे दी हैं आपको, उनकी मैचिंग करने को पूछ ली। तो इनकी जो 5 परतें हैं टोटल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। इन सभी के बारे में जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी लेयर में क्या होता है, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं फिलहाल। मुझे लगता है इसको सभी करेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए समताप मंडल में क्या होता है, तो समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी कि इस परत में ओजोन गैस होती है। तो सी का आपका 4 हो जाएगा। सी का 4 चेक करिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में चेक करें तो उसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो देखिए यहीं से आप जो है अपने आंसर पर पहुँच गए। आगे आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्षोभ मंडल हमारी क्या होती है, तो क्षोभ मंडल जो है हमारी सबसे नीचे परत होती है। बहिर्मंडल आपकी क्या होती है, तो बहिर्मंडल जो है आपकी क्या होती है, सबसे ऊपर की परत होती है। और बाह्यमंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इसके बारे में अगर नहीं पता है तो, ठीक है। फिर से आपकी जो है मैचिंग पूछी गई है। क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं से सम्मिलित कीजिए। यानी कि ये आपको कुछ एरिया दे रखे हैं, कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, और आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से जो पशु हैं जिनको परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको पहचानना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है। सो अगर देखिए मैं एंडीज पर्वत की बात करती हूँ, तो एंडीज पर्वत में आपके जो है लामा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। भारतीय मरुस्थल की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आपके ऊँट और बैल यूज़ किए जाते हैं। ये तो आई थिंक सबको पता होगा। तो सी का फर्स्ट होने वाला है। देखिए सी का फर्स्ट चेक करिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हो सकता है। आगे चेक करते हैं, इसमें तो है नहीं, 2 में तो ये गलत होगा, 3rd में भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। एक बार 4 और चेक कर लेते हैं, 4 में भी नहीं है तो 4 भी आपका गलत हो गया। तो 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ भी पहुँच गए आप अपने आंसर तक, है ना। भारतीय पहाड़ में, तो भारतीय पहाड़ में आपके क्या पाए जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपके खच्चर और गधे पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी पाए नहीं जाते, इनका परिवहन के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो डी का सेकंड आपका हो गया। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिलहाल देख लेते हैं। कथन और कारण वाला है। कथन क्या है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण क्या है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कारण कथन की, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर
पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। सही कथन का आपको चयन करना है। 4 कथन आपको दे रखे हैं। पहला है शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण। दूसरा है आपका, देखिए बिल्कुल सही है ये। दूसरा है उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना। देखिए कूड़े डालकर हम इसको संरक्षित नहीं कर सकते, तो ये तो नेगेटिव हो गया, गलत है, ठीक है, बी गलत है आपका। सी है प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना, बिल्कुल सही। डी है राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो ए बी डी किस ऑप्शन में है, सॉरी ए सी डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित को पढ़िए और मृदा संरक्षण की सही पद्धतियों का चयन कीजिए। तो मृदा संरक्षण किस तरीके से होता है, उसकी पद्धतियों का आपको यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। सो इसको देखते हैं। पहला है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। पहला ही आपका गलत है, ठीक है। हमें जितने भी उर्वरक होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं यूज़ करने होते हैं, क्योंकि इनसे हमारी जो मृदा होती है वो बेकार हो जाती है, मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट पलवार करनी चाहिए, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ ये भी करनी चाहिए, रक्षक मेखलाएँ ये भी करनी चाहिए। तो BCD तो आपका सही है और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में रखा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही पद्धति हमें अपनानी चाहिए, पहली वाली हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए 2 कथन आपको दे रखे हैं, सही कथन का चयन करना है। कथन ए क्या है, भारत में यथेष्ट यानी कि बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, तो ए तो आपका सही है। बी क्या है, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ए ही आपका सही है। तो ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आपको जो है मैचिंग्स दे रखी है यहाँ पर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच करना है आपको। लोगों को एक ही छवि में बांटना क्या कहलाता है, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना क्या कहलाता है। तो बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको जो है समझ पाएंगे। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, यानी किसी के साथ आप जो है अलग व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं ना उसमें, तो सी का आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करिए सी का 4 किस ऑप्शन में है। तो देखिए सी का 4 फर्स्ट में है, ठीक है, तो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड में नहीं है तो ये गलत हो गया, थर्ड में नहीं है तो ये भी गलत, और फोर्थ में नहीं है तो ये भी गलत। तो ये आपके तीनों गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ अगर आपको एक भी पता था तो आप अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। बाकी अब आप मैच भी कर सकते हैं। एक अर्थात के लोगों को एक ही छवि में बांधना क्या होता है, रूढ़ धारणा होती है। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना क्या कहलाता है, अस्पृश्यता, ठीक है। और आपका शुद्धता और अशुद्धता को मानना ये क्या कहलाता है, तो ये आपका होता है, सॉरी, शुद्धता और अशुद्धता को मानना आपका अस्पृश्यता कहलाता है। और आपका यहाँ पर दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। सो बी का आपका फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम, गाँव में जमीन भूमि को नापने और उनके अभिलेखों को रखने का उत्तरदायी कौन होता है, ठीक है। तो इसका उत्तरदायी कौन होता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पटवारी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। तो देखिए यहाँ पर ना मैं आपको एक बार बता दी, जो मैचिंग सभी मैंने आपको करवाई, ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको जो है, देखो यहाँ से ना आप अपने आंसर तक पहुँच गए थे एक ही बार में, किसी का 4 इसी में है तो ये करेक्ट है। मेरी तरह आपको मैच करके नहीं देखना, सारे मैच नहीं करने, आप अपने आंसर तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। टाइम सेव करना है तो आपको जो है सारे बार चेक नहीं करने हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनियमित मजदूर यानी श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्न में से कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप इनमें से कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। A, B, C 3 कथन आपको दे रखे हैं। निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री, घरेलू सहायिकाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधक। तो जनरली ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये ढूंढना है इसमें कि जो अनियमित मजदूर हैं वो इन तीनों में से अनियमित मजदूर आप किसको कह सकते हो, ठीक है। तो वो आपको ढूंढना है। तो A और B इन दोनों को कह सकते हैं, बैंक के मैनेजर बैंक के प्रबंधक को नहीं कह सकते, तो C आपका गलत है। तो केवल A और B ऑप्शन नंबर में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन उपकरण वाला है। कथन क्या है, खेतिहार मजदूर ऋतुनिष्ठ यानी सामयिक श्रमिक होते हैं। कारण क्या है, खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई करना, बुआई करना, निराई करना और फसलों की कटाई। सो करेक्ट आपको बताना है। तो देखिए दोनों आपके सही है, यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है ना, और कारण इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 2 कथन आपको दे रखे हैं, A और B। आपको बताना है कौन सा सही है। A क्या है, विकलांगता अधिनियम 1995 उल्लेख करता है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। बी क्या है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष स्कूलों में पृथककृत यानी कि अलग करना होगा। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ठीक है। केवल 1 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग वाला, तो फिर से आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। ये कुछ आपको मैचिंग दे रखी है, लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, इसको आपको मैच करना है। तो देखिए जिला परिषद किससे रिलेटेड होगा, जिला से, तो A का 4th होने वाला है। A का 4th आपका किस ऑप्शन में है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आपको जो अगर टाइमली अपना पेपर फिनिश करना है तो आपको आगे के ऑप्शन चेक नहीं करने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए हम पूरे श्योर हैं कि जिला परिषद जिला से रिलेटेड है, ठीक है। तो A का 4th सिर्फ इसी में, तो ये करेक्ट होने वाला है, बाकी के करेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ने यह संभव किया कि, क्या संभव किया, 2 आपको दे रखे हैं। माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना, बी है पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए A तो आपका सही है, बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए माता पिता की संपत्ति में, लेकिन बी आपका यहाँ पर गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। तो राज्य सूची के अंतर्गत इन चारों में से कौन सा आएगा वो आपको बताना है। A है श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय। तो
देखिए ये आपका जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बी क्या है, नए 100 रुपये के नोट 100 रुपये का नोट जारी करना। तो 100 रुपये का जो नोट जारी करना है वो केंद्र सरकार करेगी, तो राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो बी भी आपका गलत हो गया। सी क्या है, प्रारंभिक स्कूलों और विद्यालयों में मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, तो ये राज्य सरकार ले सकती है, सी करेक्ट है। डी क्या है, किसानों को विद्युत यानी बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय भी राज्य सरकार ले सकती है, तो सी डी आपका करेक्ट है। सी और डी ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में उपचार करने से मना कर दिया जाता है, ठीक है, तो यह उसके किस अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। मैंने आपसे कई बार कहा है, ये इस पर भी आप बहुत ज़्यादा स्टार लगा लीजिए। मौलिक अधिकार देखिए, आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं आपको सबके बारे में अच्छे से पता होने चाहिए। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट देखिए, हर सेट में क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहा है, आपको जो है इसी तरीके से दे दिया जाएगा। स्टेटमेंट पूछा जाएगा, ये कौन सा इसमें अधिकार है, उसको जो है उस व्यक्ति को कौन सा अधिकार प्राप्त है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, जीवन का अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मामले या मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त वायु और जल का अधिकार भी शामिल है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य से हैं जो इन्होंने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन क्या है, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब होते हैं। कारण क्या है, गरीबी एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण हैं। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं और कारण भी जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।